Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just 3 things: liking the videos, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, welcome to this lecture. और इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि आखिरी के 2 महीने में आप कैसे यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। अभी 2 महीने बचे हैं, मई है और जून है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत ही कम पढ़ा है तो आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए और कैसे आपको एज मिल सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो कुछ टॉपिक्स बेकार होते हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है आने की, तो उसको हम छोड़ेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, हम बस उसी को पढ़ेंगे ताकि मतलब कम टाइम में ज़्यादा गेन कर पाए, है ना, आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर करने का उसको बढ़ा पाएँ। फिर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे और फिर हम आखिरी में शेड्यूल भी देखेंगे कि कैसे अकेले मई में ही आप 2 बार रिवाइज़ कर सकते हो पूरे कोर्स को आप 2 बार पढ़ सकते हो, है ना। और उसके बाद जून में आप अपना मॉक लगाइए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि भाई 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स बहुत है ना। कुछ भी अगर साल भर में नहीं पढ़ा है तो आखिरी 2 महीने में तो कम से कम इतना पढ़ना ही पड़ेगा। लोग तो रोज़ पढ़ते हैं, मतलब हमको 2 महीने में तो कम से कम इतना पढ़ना पड़ेगा। तो ये भूल जाओ कि 2-3 घंटे में पढ़ के हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इतना पढ़ने के लिए आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप मेडिटेशन करिए, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ, और एक्सरसाइज भी, कोई फिजिकल एक्टिविटी रोज़ का रोज़ करिए। इन दोनों को मिला के आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, है ना। तो अगर 12-13 घंटे आप पढ़ भी रहे हो 24 घंटे में से, है ना, और 8 घंटे सो भी रहे हो, मतलब 8 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 7 घंटे में मान लेता हूँ आप सोते हो और 13 घंटे पढ़ते हो, तो भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। और इन 4 घंटे में से आपको 1 घंटा इसके लिए निकालना है, मेडिटेशन और एक्सरसाइज दोनों के लिए। 20 मिनट इसको कर लेना और 20 मिनट इसको कर लेना। बाकी जितना बचे वो आप अपना रिलैक्स करो, या जो भी खाना पीना जो भी करना है वो करो, बट इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले पॉलिटी अपन लक्ष्मीकांत और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। पहले वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो और मैक्सिमाइज़ करना है स्कोर तो लक्ष्मीकांत पे ही कंसंट्रेट करो फिलहाल। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आता है, जिसमें एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ डिस्कस किया गया है। तो टाइम बचाने के लिए आप क्या करो, ऐसा सेम एक्ट्स हिस्ट्री में भी है, तो 2-2 बार पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इन दोनों को कंबाइन कर लो। ये जो हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं 1773 से 1947 तक, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम में भी सेम चीज़ दिया हुआ है ना। तो एक वो बना लो, क्या बोलते हैं, बेसिकली एक फ़ाइल बना लो, एक रजिस्टर बना लो, जिसमें हर एक एक्ट को लिखना, जैसे 1773 को लिखना, फिर देखना कि भाई लक्ष्मीकांत में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। और फिर देखना हिस्ट्री की बुक में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स देखने के बाद आप करोगे क्या, इन दोनों को मैच करोगे और जो ओवरलैपिंग है उसको हटा दोगे। मतलब एक कोई ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसमें दोनों के पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो क्या करो, हमारी वेबसाइट पे आप जाना, आपको अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे फ्री यूपीएससी का मटेरियल है। तो www.thelaymanway.com पे आप जाइए, है ना। जैसे ही आप दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री यूपीएससी मटेरियल का, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे जाओगे और इस साइट को लोड होने तो उसको हटा देना, है ना। फ्री यूपीएससी मटेरियल पे जैसे ही जाओगे इधर, तो आपका ये खुलेगा। इसमें हमने सारी चीज़ शेयर की हुई है, तो हमने इसके नोट्स बना के खुद से शेयर किया हुआ है। तो ये सबसे ऊपर ही है ब्रिटिश एक्ट्स, है ना। तो ब्रिटिश एक्ट्स में जब जाओगे तो ये सारी इमेजेस मैंने अपने नोट्स के साथ शेयर की हुई हैं। तो इसमें जैसे आप मान लो, एक दिखा देता हूँ मैं आपको पहली इमेज। तो इस टाइप से इमेज है। अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, तो ये मैंने इसमें मेन पॉइंट्स लिखे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी को मिला के, तो ये आपको बेनिफिट कर देगा, है ना। तो ये देख लेना, अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लेना या डायरेक्ट इस इमेजेस से ही पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें से ऐसे कर लेना। और फिर अगर कोई और चीज़ डाउनलोड करनी हो तो यहाँ यूपीएससी रिसोर्सेज में जाके फिर से आप पूरा ये सेक्शन जो है, वो नेट नहीं चल रहा, सेक्शन जो है वो उसको एक्सेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दूसरा क्या है, प्रीएम्बल है।
प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था, कितनी बार अमेंड हुआ था, कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एक एक रटा होना चाहिए। डीपीएसपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल वाले प्रिंसिपल जो हैं वो हर एक आपको सेक्शन पता होना चाहिए, उस चीज़ का हर एक आर्टिकल पता होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जैसे 42nd, 44th, 86th, 73rd, 74th, 61st और 97th, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अब ये आप कहाँ से पढ़ोगे, ये सारे आप लोग को लक्ष्मीकांत की जो एंड में अपेंडिक्स दी हुई है ना, वहाँ पे ये सारे अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पे जाके एक बार आप पीछे खोलना इसको और अपेंडिक्स जाके एक बार रीड कर लेना उसकी, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सारे अमेंडमेंट्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे, मेजर पॉइंट्स, तो वहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद से एलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली पूरा पार्ट 2 में है। इसमें आपका फेडरल सिस्टम, इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद आगे आते हैं और फिर आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो आप इसमें टाइम कैसे बचा सकते हो, आपको क्या करना है, जब आप सेंटर का पढ़ रहे होगे तो सेंटर का जैसे आपने प्रेसिडेंट आपने खोला हुआ है तो आप सेंटर का पढ़ो और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप स्टेट के भी उसके जो एनालॉगस पोजीशन है ना, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है तो यहाँ पे गवर्नर सेम काम करता है, तो गवर्नर को भी खोल लो और साथ साथ पढ़ते जाओ। पहले प्रेसिडेंट पढ़ो फिर गवर्नर पढ़ो, फिर यहाँ पे अगर आप पीएम पढ़ोगे तो यहाँ पे सीएम पढ़ो तुरंत। ऐसे आपको लगेगा कि यार ये तो सेम ही सेम है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपका सेंटर जैसे ही खत्म होगा ना, साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी खत्म हो जाएगा। तो इतना मोटा जो पार्ट है लक्ष्मीकांत का, जो कि सेंटर और स्टेट से भरा हुआ है, उसको आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ोगे तो यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी साथ में पढ़ लेना। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे हाई कोर्ट पढ़ लेना। इस टाइप से आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अटर्नी जनरल पढ़ोगे तो यहाँ एडवोकेट जनरल पढ़ लेना। इस टाइप से आपको पढ़ना है सेंटर और स्टेट। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत ही ईजिली आपका सेंटर और स्टेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोकल गवर्नमेंट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ का एक चैप्टर है, वो आप पढ़ लेना, देख लेना क्या कहाँ होते हैं शेड्यूल एरियाज़, कौन से हैं, ट्राइबल एरियाज़ के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अगला पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। इसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी वाला साइमल्टेनियस है तो वो पढ़ लेना। फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन जितनी है, एक नेशनल कमीशन पढ़ोगे और बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एससी एसटी वाला, ये वाला पढ़ लेना। कौन सा आर्टिकल है, 338 ए है ना, 338 फिर बी, 338 बी में ओबीसी वाला आया है ना, तो ये सब आप पढ़ लेना। एक नेशनल कमीशन पढ़ोगे, सिमिलर फंक्शनिंग होती है सारी नेशनल कमीशंस की, तो कोई अलग नहीं है, तो ये तुरंत हो जाएगा। एक पेज का चैप्टर है ये बेसिकली। फिर कैग का भी बहुत ही ईजी है, कैग का भी एक पेज का ही चैप्टर है, 2 पेज 3 पेज, जो ज़्यादा मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ोगे। उसके बाद एनएचआरसी और एसएचआरसी के बारे में पढ़ोगे, सीआईसी एसआईसी, ये देखो साथ में ही पढ़ना है। एनएचआरसी पढ़ोगे तो साथ में आपको एसएचआरसी भी पढ़ना है, मतलब वो तो सेम ही है। ये नेशनल लेवल पे काम करती है, ये स्टेट लेवल पे काम करती है, तो एक पढ़ोगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ोगे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पढ़ोगे, सीवीसी पढ़ोगे, सीबीआई पढ़ोगे, लोकपाल पढ़ोगे और लोकायुक्त पढ़ोगे, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल और लोकायुक्त। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ लेना क्लासिकल लैंग्वेजेस कैसे डिफाइन होती हैं, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, ये पढ़ लेना। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से अमेंडमेंट में आया था, 97 अमेंडमेंट में आया था, क्या प्रोविजंस थे, है ना, क्यों आया था, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद ट्राइब्यूनल्स पढ़ लेना, ट्राइब्यूनल्स कौन सी जुडिशियल बॉडी होती हैं, क्यों बनाई गई थी, है ना, किस लिए बनाई गई थी, क्या करती हैं काम, है ना, ये पढ़ना। फिर नए 6th एडिशन जो है, 6th एडिशन जो लक्ष्मीकांत का है, उसमें एक ये जीएसटी काउंसिल का भी चैप्टर है, तो वो देख लेना, छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 279A में डिफाइन होता है ये, है ना, और उसमें उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, सेंटर को कितना रोल मिलता है, स्टेट का कितना पावर होता है, मेजॉरिटी डिसीजन कब होते हैं, 3/4 मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं क्या, इस टाइप से आपको देखना है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल काम क्या करती है ना, रिप्रेजेंटेशन सेंटर का कितना होता है, स्टेट का कितना होता है, ये सब आपको देखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद एनआईए और एनडीएमए, ये भी नए एडिशन में है, 6th एडिशन में। पुराने एडिशन को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें नहीं होगा ये। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनडीएमए आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इलेक्शन पढ़ना है, और इलेक्शन से जितने लॉज हैं रिलेटेड, जैसे आपको सेक्शन 29A आरपीए का जो है ना, जिसमें लिखे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं और दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसके प्रोविजंस एक बार देख लेना। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही लगभग न्यूज़ में रहता है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये पढ़ लेना। अगर ये टोटल आप देखोगे ना, तो ये टोटल 56 चैप्टर्स हैं इसमें मिला के, जिसमें से मेजर पार्ट जो है वो पार्ट 1, जो बड़ा पार्ट है वो पार्ट 1 का है और इम्पॉर्टेंट भी है, और पार्ट 2 ये तो मतलब मैंडेटरी है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ना ही है, ठीक है।
जिसमें पार्ट 2 में सेंटर स्टेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सब है। पार्ट 1 में आपका प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये वाला पार्ट है। हिस्टोरिकल एक्ट्स ये वाला पार्ट 1 में, ये दोनों तो पढ़ना ही है आपको, है ना, इसको स्किप मत कर देना, ये तो पढ़ना ही है। और बाकी देख लो अपने हिसाब से, टोटल ये जो बताया मैंने टोटल मिला के 56 चैप्टर्स है, ज़्यादा कोई नहीं है। उसके बाद आते हैं एंशंट हिस्ट्री पे, ठीक है। तो एंशंट हिस्ट्री पे अगर आप आओगे तो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करनी है 11th क्लास की। अगेन आप यहाँ पे जाके जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों वॉल्यूम्स हैं बेसिकली इसके, है ना। तो दोनों वॉल्यूम्स आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं, है ना। इसको देख लेना एक बार, ये वाली बुक आपको पढ़नी है। इसमें आपके 19, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट में 19 चैप्टर हैं और पहले पार्ट में 11 चैप्टर हैं मेरे हिसाब से। देख लेते हैं एक बार, पहले पार्ट में आई गेस इसके 11 चैप्टर हैं, इसके 11 चैप्टर हैं पहले पार्ट में, ठीक है। तो 11 टोटल मिला के 30 चैप्टर हैं इसके, है ना। तो ये 30 चैप्टर आपको करने हैं। पहला पार्ट में 11 चैप्टर हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। अब इसमें देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो पहला जो है अर्ली इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग्स टू द इंडस सिविलाइजेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस सिविलाइजेशन कैसे काम करती थी, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ये सब पढ़ना है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक इंडिया में ये जो एजेस हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, है ना, मेगालिथिक, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ना है, टॉयज़ थे क्या थे उस समय, बैलगाड़ी थी नहीं थी, ये सब पढ़ना है ना, ये सब पूछा जाता है। हड़प्पन कल्चर की सोशल लाइफ पढ़नी है, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, टाउन प्लानिंग कैसी थी, है ना, काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग थी। 90 डिग्री पे स्ट्रीट्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। तो ये सब आपको पढ़ना है इससे, है ना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है चाल्कोलिथिक, मेगालिथिक, आयरन एज एंड वैदिक कल्चर। तो इसमें इंपॉर्टेंट वही है, वैदिक कल्चर और ये आयरन एज में सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजन क्या फॉलो होता था, क्या सती प्रथा थी कि नहीं थी, डाउरी सिस्टम था कि नहीं था, वुमेन को क्या कितना प्रायोरिटी दिया जाता था, ये सब आपको पढ़ना है ना। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ये है टेरिटोरियल किंगडम्स एंड न्यू रिलीजियस सेक्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आजीविकास, महाजनपदास, जनपदास, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आपको अच्छे से पढ़ना है कि बुद्धिज़्म ने क्या दिया था, है ना, 8 फोल्ड पाथ क्या है, जैनिज़्म में नॉलेज, फेथ और कंडक्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, जो इनके महावीर हैं उन्होंने क्या दिया था, ये सब आपको पढ़ना है ना, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में। उसके बाद एमरजेंस ऑफ स्टेट एंड एम्पायर के बारे में आपको यहाँ इसमें बस मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे वहाँ पे चीज़ें मैनेज होती थी, सोशल लाइफ कैसी थी। इन सब जितनी भी एम्पायर्स हैं ना, इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं कि इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजन कैसा था, ट्रेड कैसा चलता था, है ना। उस टाइम पर अगर कोई लिटरेचर लिखी गई है तो उसके नाम पूछ लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंटीग्रेटेड है। तमिलनाडु की जो बुक है ना, उसमें आखिरी में आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा वो भी कवर हो जाता है ना। तो ये पढ़ोगे आप मौर्यन एम्पायर के बारे में। फिर अगला चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में आपको सतवानास और पंड्यास के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको सकास, प्रथियानास, कुशांस, पार्थियन, कुशांस के ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। ये इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पॉलिसी ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम है तो पढ़ लेना। उसके बाद गुप्तास इंपॉर्टेंट है। तो गुप्तास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उनका, कैसे काम होता था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक्स कैसा था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, कल्चर कैसा था, लिटरेचर क्या था, किन किन बंदों ने साइंस को कंट्रीब्यूट किया, जैसे आर्यभट्ट थे उस टाइम, है ना, वारामिहिरा थे, ब्रह्मगुप्ता थे, इन सब ने क्या क्या दिया, पंच सिद्धांतिका उस समय आई थी, है ना। तो ये सब क्या क्या है, यह सब आपको देखना है गुप्तास में जाकर, ठीक है। उसके बाद हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपको देखना है। उस टाइम लिटरेचर कौन कौन से थे वो सब देखना है, इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से थे, इकॉनमी कैसे चलती थी, ये सब आपको हर्षा में पढ़ना है। कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे चालुक्यास और पल्लवास के बारे में आपको पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट थोड़ा टच किया, बट आगे मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट का अच्छे से चैप्टर है, तो वहीं पे पढ़ना उसको, ठीक है। एडवेंट ऑफ अब्स एंड टर्स की बात करें तो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ट्रेड कैसा होता था, इकॉनमी कैसे होती थी। सारी डायनेस्टीज़ में आपको एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, रिलीजन, सोशल लाइफ ये पढ़ना है, इस पर फोकस करना है ना। अगेन शोलास और पंड्यास का आखिरी चैप्टर है, इसमें भी सेम चीज़ पे आपको फोकस करना है ना। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 11 चैप्टर। ऐसे मत सोचो कि 11 चैप्टर इतने ज़्यादा हैं बहुत छोटे छोटे, 2-2 पेज के चैप्टर है ना, तो कोई बहुत लंबा नहीं है। 2-2 पेज का क्या मतलब, बहुत ही ईजिली आप पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद आते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे। तो मेडिवल हिस्ट्री वॉल्यूम 2 की जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक है वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लेना, जो जहाँ से दिखाया वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें पहला चैप्टर है ब्रह्मानी और विजयनगर किंगडम्स। इनके भी बारे में आपको यही सब पढ़ना है, कब इस्टेब्लिश हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकॉनमी कैसी थी उस टाइम, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद कल्चर की बात करें तो भक्ति मूवमेंट का अलग से चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट क्यों आया, भक्ति मूवमेंट कौन कौन से इनके प्रोपोनेंट्स थे,
कबीर थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे, है ना, रामानंदा थे, रामानुजा थे, कौन कौन था, मीराबाई थी, है ना। तो ये सब आपको इनके बारे में पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या दिया, है ना। ये सब प्रोपोनेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। फीचर्स क्या थे भक्ति मूवमेंट के, इसमें ही सेम सूफिज़्म भी आएगा बीच में, तो सूफिज़्म को भी आपको पढ़ना है। स्प्रेड कैसे हुआ, है ना, डिक्लाइन इसका कैसे हुआ देख लेना। डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोनेंट्स तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो मीराबाई, रमानंदा और ये सब है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर, गुरु नानक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुगल एम्पायर पे। मुगल एम्पायर का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा चैप्टर, अकबर से लेकर बाबर, ये सब जितना भी है, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ, इनके बारे में सब पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद मराठास के बारे में आए तो इनका मराठास का आपको एडमिनिस्ट्रेशन और एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ना है। जो जो एंग्लो मराठा वॉर्स क्यों हुई थी, है ना, इनके बीच में फ़ाइट क्यों हुआ था, ये जितनी भी इनकी 3-4 वॉर्स हैं इनके बारे में आपको सब पढ़ना है ना। उसके बाद यूरोपियंस जब आए थे तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है। डच कौन सबसे पहले आया था, पोर्टुगीज़ कैसे आए, डच कैसे इस्टेब्लिश हुआ, फ्रेंच कैसे आया, फिर यूरोपियंस कैसे आए, कहाँ कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, कैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, किसने परमान दिया, जहांगीर ने परमान दिया, है ना, किसको दिया सबसे पहले, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब आ जाएगा आपका इकोनॉमिक कमिंग ऑफ यूरोपियंस में। उसके बाद इफेक्ट्स क्या थे ब्रिटिश रूल के, जैसे ही ब्रिटिश रूल आया तो क्या क्या इफेक्ट्स थे उसके इकॉनमी पे, इंडिया की, और इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या क्या इफेक्ट आया, वो भी आपको पढ़ना है। पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। फिर रेजिस्टेंस कैसे धीरे धीरे आने लगा ब्रिटिश रूल में, क्या क्या कॉजेज़ थे, पेजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, मुंडा रिवोल्ट, है ना, ये सब जो हैं अपनी क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा वाली जो रिवोल्ट है ना, अमादिया मूवमेंट, ये सब तो बाद में आएगा, खैर अमादिया मूवमेंट। ये जो पेजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट है ना, जिसमें मुंडा, संथल रेबेलियन, ये सब आपको पढ़ना है ना। इफेक्ट्स क्या थे इसके, ये सब पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्निटी जब आती है तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए, जो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं, है ना, इसमें आपका आएगा वो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, है ना, ये सब आपके समाज आएंगे, ये सब आपको पढ़ना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थी, अलीगढ़ मूवमेंट वाली थी, एक अलीगढ़ मूवमेंट थी, वो सब क्या थी, ये सब आपको पढ़ना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मिला के ये होते हैं 19 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है। तो स्पेक्ट्रम को कहाँ कहाँ से पढ़ना है, आप चालू करोगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से, पहला चैप्टर आप पढ़ोगे रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद सीधा सीधा यूनिट 5 पे आ जाना। यूनिट 5 आपको पूरा पढ़ना है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है वो पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरे यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 5 में मॉडर्न नेशनलिज्म और INC उसका फाउंडेशन कैसे हुआ। यूनिट 6 में नेशनल मूवमेंट कैसे आया, है ना, फिर जब गांधी जी आए तो कैसे आया, बंगाल पार्टीशन, सूरत स्प्लिट, है ना। उसके बाद बाकी आगे जो रोलेट सत्याग्रह, है ना, उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, ये सब जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सब, ये सब आपको पढ़ना है ना। मास नेशनलिज्म कैसे आया, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन कौन थे, है ना, जब पार्टीशन हो रहा था और फ्रीडम हमको मिली, ये वाला यूनिट आपको पढ़ना है। ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या थी उस टाइम, है ना, तो ये सब आपको पढ़ना है ना। उसके बाद यूनिट 9 है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो इंडिया कैसे ब्रिटिश ने गवर्न किया, एजुकेशन कैसे आया, है ना, और बाकी रिफॉर्म्स कैसे लाए ब्रिटिश यहाँ पे, तो वो सब। ली कमीशन क्या थी, सिविल सर्विसेज के लिए जो कमीशन थी, ली एटिंगशन कमीशन, है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में कंट्रोवर्सी क्या थी, ये सब आपको इसमें देखना है ना। तो टोटल मिला के ये होते हैं 25 चैप्टर, ठीक है। ये पढ़ना है, कम ही बताए हैं, लोग पूरी बुक पढ़ते हैं, 25 चैप्टर पढ़ लेना इसमें। उसके बाद आते हैं इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो इकोनॉमी में आप क्या पढ़ सकते हो, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा इकोनॉमी में, तो हमारा कोर्स चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ऊपर, बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे हम ये 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT प्लस जो प्रीलिम्स के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो सब हम कवर कर रहे हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो आप जाओगे यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे आप जाना, ठीक है। यूट्यूब पे आप जाओगे तो आप हमारा क्या करना, चैनल सर्च कर लेना, यहाँ पे जाके द लेमैन वे करके सर्च करोगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा सबसे पहला ऊपर, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाना इधर, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे ये वाला चल रहा है इकॉनमी का कोर्स, है ना। तो ये आप जाके पूरा जो है ये जो पूरा है इसको देख लेना, है ना। 35 टोटल लेक्चर हैं, ठीक है, और रिलीज़ हो रहे हैं हर दिन रिलीज़ होते हैं, ये अभी से ही रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये आप देख लेना एक बार जाके, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसका भी PIB इंडिया का हमने रिवीजन किया हुआ है। आधे घंटे के 2 लेक्चर हैं, इसमें भी आप देख सकते हो, आधे घंटे के 2 लेक्चर हैं, पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। सॉरी,
इसमें आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके 2 लेक्चर पड़े हैं, ये 3 लेक्चर हैं टोटल। एक आधे घंटे का है, एक 12 मिनट का है, तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो, है ना। ये आप पढ़ लेना, यहाँ से आपके लेक्चर रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पे 2 हर दिन, ठीक है। तो आज ही रिलीज़ हुआ ये वाला चैप्टर, ये वाला लेक्चर, तो जिसको देख लेना, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, है ना। 1 मिनट, इसको पीछे बैक कर देते हैं। तो आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ से अगर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के लेक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर पूरा एक्सटेंसिव पढ़ना है ना, जो पीआईबी का आया था, एक एक चीज़ पढ़ना है तो वो भी कवर्ड है, 1.5 घंटे का, और ये 47 मिनट्स का लेक्चर है। या फिर अगर उतना एक्सटेंसिव नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो ये भी है ना। तो ये भी आप, अगर ये भी जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसको देख लेना एक बार जाके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट में आप क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी के बायोलॉजिकल, जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी है उसके इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद इसके अलावा शंकर आईएएस के आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? पार्ट 1 में आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का उनका जो चैप्टर है उसमें चैप्टर 1 to 5 पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी में चैप्टर 9 और 15 पढ़ना है। पार्ट 3 के जो क्लाइमेट चेंज है उसमें आपको ओशन एसिडिफिकेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ने हैं। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पार्ट 5 में एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पढ़ना है, ओके। फिर आगे बढ़ोगे, ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में आपको जीसी लॉन्ग का पार्ट 1 पढ़ना है। एनसीईआरटी में 11th और 12th की जो 4 एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़नी है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल एंड एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट है ना। अब देखो, हमने अब आप इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, पहले मैं बता देता हूँ कि मैप्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, रिवर्स, वेजिटेशन, सॉइल, क्रॉप्स, है ना। इन सब के आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद जो जो न्यूज़ में थी वो आपको वर्ल्ड मैप पे लोकेशंस पढ़नी है ना। अब देखो, ये जीसी लियोंग का पार्ट 1 और ये जो फिज़िकल ज्योग्राफी है इसका थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट है वो ओवरलैप करता है। तो हमने क्या किया है, इसको पूरा एक सीरीज़ में बना के, है ना, आपके लिए यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगेन आप देख यहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट। इसको आप जाके इसमें 100 वीडियोज़ हैं, 100 वीडियो देख लेना। 10-10 मिनट का एक वीडियो है ना। बहुत ही अच्छे से कवर किया है, बहुत ही एनिमेशन के साथ कवर किया है, तो इसको आप देख लेना जाके। वहाँ से आपका ये जीसी लियोंग और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, बस एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। 8 इसमें चैप्टर हैं इसकी फाइन आर्ट्स की, जो 11th की एनसीईआरटी है, बस उसी को ही 2 बार रिवाइज़ कर लेना, है ना। ज़्यादा अगर टाइम बच रहा है तो सीसीईआरटी को एक बार देख लेना, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मतलब टाइम कम है ऑब्वियसली, तो एनसीईआरटी को ही फोकस कर लो। 11th वाली जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लो, है ना। और उसके बाद करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स आप नए सिरे से तो नहीं पढ़ सकते, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पूरे साल फॉलो नहीं किया है। तो हमारा करंट अफेयर्स का भी जो सीरीज़ है पूरे साल का, वो चल रहा है यूट्यूब पे। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन करके सीरीज़, है ना। इसमें आप पूरा जाओगे तो पॉलिटी के अभी कवर हो रहे हैं, है ना। तो आप वहाँ जाके ये टोटल इसमें आपके 37 लेक्चर्स अभी अपडेटेड है, तो यहाँ पे रोज़ रिलीज़ होते हैं इसमें, है ना। तो ये जाके आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो साइंस एंड टेक है उसको भी आपको करंट अफेयर से ही करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस को भी आपको करंट अफेयर से ही करना है। और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उसको भी आपको करंट अफेयर से ही करना है ना। तो ये सब आपको करंट अफेयर से ही करना है। और जो बजट में स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सेम चीज़ हमने क्या किया है, इसमें सेम चीज़ में हमने अपना ये आपका कवर कर दिया है ना। हमने ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स बजट में कवर हुई हैं, उसको हमने यहाँ पे आपके लिए 4 लेक्चर्स में प्रेजेंट कर दिया है। इसको आप आराम से देख सकते हो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख के इसको कर लेना, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शेड्यूल की बात करते हैं। तो शेड्यूल आपका क्या क्या रहना चाहिए, तो ये पूरा शेड्यूल है, आराम से इसको देखो, है ना। और इसको नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो PDF मैं शेयर कर दूँगा नीचे। इसमें आप टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपनी ये PDF शेयर कर देंगे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री मटेरियल शेयर होता रहता है। तो देखो, अब क्या है, आपके पास 30 दिन है ना मई में। आप क्या करोगे उसमें, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है रोज़, ठीक है। हर सब्जेक्ट लगभग हर सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पहले वीक में हर रोज़ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पॉलिटी में हर रोज़ 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में जो ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की हमने सीरीज़ बताई है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके रोज़ आप 14 वीडियो देख लेना। 10-10 मिनट के वीडियो हैं, 140 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ आपको 14 वीडियोज़ देखने हैं, है ना। तो 7 दिन में आपका ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और GC लॉन्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद इकॉनमी में आप रोज़ एक वीडियो देख सकते हो, है ना, जो हमारा रिलीज़ होता है। अगर बिल्कुल भी इकॉनमी नहीं पढ़ी है तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगी सारी। एंशिएंट एंड मिडिवल में आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रोज़। इन्वायरमेंट अभी छोड़ देना है, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देना। करंट अफेयर्स में आपको ये जो हमारे रिलीज़ हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का शो, है ना, वो पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स उसमें रिवाइज़ हो रहे हैं, तो ये आप वहाँ से कर लेना, है ना। उसके बाद जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी, यही बस करना है, यही बस करना है ना। ये टोटल, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है ना। तो ये बस जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है वही पढ़ लेना, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये अलग से करने का ज़रूरत नहीं है कुछ, ठीक है। आपके पास टाइम होता तो मैं बोलता कि भाई आगे पढ़ लो कोचिंगों के मटेरियल, बट कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस इतना ही पढ़ लो जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ आ रहा है, उसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड वीक में जाओगे तो सेम शेड्यूल फॉलो करना है, बस इन्वायरमेंट में एक चैप्टर और आपको ऐड करना है वहाँ पे, कि इन्वायरमेंट का भी एक चैप्टर आपको पर डे का पढ़ना है ना। उसके बाद तीसरे वीक में जब जाओगे, तीसरे वीक में आपको सेम चीज़ करनी है, बट ज्योग्राफी में आपको, अब देखो दूसरे वीक में आपको यहाँ तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी पूरा खत्म हो गया, यहाँ से आपको 2 चैप्टर पर डे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी में टोटल जो बाकी 3 एनसीईआरटी बची ना, उसमें टोटल मिला के 24 चैप्टर्स हैं। तो इन 24 चैप्टर्स को करने के लिए आपको 2 चैप्टर पर डे करना पड़ेगा इस वीक में, और फिर इस वीक में भी 5 दिन में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, 2-2 चैप्टर। कोई 2 चैप्टर बहुत बड़ा लोड है नहीं, है ना, 2 चैप्टर पढ़ ही सकते हैं हम लोग एक दिन में। तो यहाँ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पे भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं ना। इकॉनमी का आपका वीडियो चल ही रहा है, एंशिएंट मिडिवल आपको 1 चैप्टर पर डे पढ़ना है, इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे 2 चैप्टर पर डे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको शंकर आईएएस में 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स पर डे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर का 1 चैप्टर चालू कर दो, टोटल 8 चैप्टर हैं, तो 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स वाला तो चल ही रहा है हमारा, है ना। अब इसके बाद आप क्या करना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो हमारा ये रिवीजन लेक्चर है, जो हमने रिवीजन लेक्चर दिया है यूट्यूब पे, उसको आप बस कर लेना। ये जो 2 बजट के लेक्चर हैं और 1 इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये कर लेना, है ना। उसके बाद जो वीक 4 है आपका, वीक 4 वुड बी एलोकेटेड टू योर रिवीजन। ऐसा नहीं है कि एक ही बार पढ़ना है, एक बार इस पूरे वीक में आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार भी नहीं पढ़ा है अगर पहले, तो एक बार तो आपका ये पढ़ ही लिया आपने, अब एक बार लास्ट वीक में इसका पूरा रिवीजन करना है आपको। तो रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन में 2 चैप्टर पर डे पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने दिन है, यहाँ पे आपके पास 9 दिन है, 22 से लेकर 30 तक, है ना, 9 दिन है। तो 9 दिन में आप 2-2 चैप्टर पढ़ोगे, 18 लगभग आपके चैप्टर हो जाएंगे। तो मेजर पार्ट आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे भी पढ़ोगे, आप रिवाइज करोगे, और यहाँ पे भी आपका रिवीजन है। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन आपका वीक 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो यहाँ पे भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 2 चैप्टर पर डे यहाँ का भी रिवीजन हो जाएगा, और क्योंकि देखो यहाँ पे 14 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 14 चैप्टर्स आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन दोनों वीक में आपका मॉडर्न हिस्ट्री एक बार कंप्लीट हो गया, फिर इन दोनों वीक में आपको एक बार रिवाइज करना है मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 चैप्टर्स पर डे रिवाइज करना पड़ेगा। सिंस आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा, है ना। तो ये टोटल 56 चैप्टर आपको रिवाइज करना है। उसके बाद ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो 10 वीडियो पर डे रिवीजन, और 4 चैप्टर्स एनसीईआरटीज़ के आपको पढ़ने हैं। इकोनॉमी के 2 वीडियो आपको रिवाइज यहाँ पे करने पड़ेंगे ताकि रिवीजन हो पाए। उसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल का 1 चैप्टर पर डे, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट के 2 चैप्टर पर डे रिवीजन के लिए, और फिर आर्ट एंड कल्चर का 1 चैप्टर पर डे रिवीजन के लिए, और फिर यहाँ पे तो चल ही रहा है वीडियो, है ना। और फिर आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये आपका टोटल शेड्यूल होना चाहिए किसमें, मई में, ठीक है। और जून में क्या करोगे, जून में थोड़ा बहुत जो बच गया उसको करना, फिर रिवीजन करना, रिवीजन और मॉक्स, कम से कम 30 मॉक्स आपको देने हैं। 30 मॉक्स दे के आपको एनालाइज करना है, और उसके साथ साथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। और आपके लिए हमने क्या किया है, ये जो PYQ वाला है ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो PYQ की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट जो बता देता हूँ मैं आपको। PYQ की सीरीज़ में जो हम कर क्या रहे हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं कि प्रीलिम्स के जो टैक्टिक्स हैं, कि जस्ट अ मिनट, प्रीलिम्स के जो टैक्टिक्स हैं कि प्रीलिम्स को कैसे क्वेश्चंस को करना है ना। तो उन क्वेश्चंस को करना कैसे है वो हम सिखा रहे हैं आपको। एलिमिनेशन की टेक्निक से जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब हम आपको इसमें बता रहे हैं। और हम बता कैसे रहे हैं इसमें, हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपने ये क्या बोलते हैं, इसमें हम पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही ट्रिक लगा के हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस उठा के उनको ही हम कर रहे हैं। तो आपका बेसिकली PYQ भी इसमें हो जाएगा, है ना, PYQ भी हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगी कैसे ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये वाली सीरीज़ भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। ज़्यादा लंबी है नहीं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये था गाइस रिवीजन का शेड्यूल। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, है ना। अपने कमेंट्स और रिव्यूज़ हमको ज़रूर अपने फीडबैक में दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के। और अगर कोई आपको डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप
हमको बता सकते हैं। और अगर आपको फ्री कोर्सेज़ चाहिए तो फ्री कोर्सेज़ के लिए हमारी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप जैसे ही ये यहाँ पे जाओगे और होम पे जाओगे, या फिर इनफैक्ट आप क्या करना कि जैसे ही आप साइट पे जाओगे तो आप कोर्सेज़ में जाना, कोर्सेज़ में जाके आपको यहाँ पे दिखेगा फ्री यूपीएससी कोर्सेज़। फ्री यूपीएससी कोर्सेज़ पे आप क्लिक करना, ये आपसे साइन अप मांगेगा, आप तुरंत यहाँ पे साइन अप कर देना। मैंने तो साइन अप किया हुआ है तो मैं लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन विद गूगल कर देता हूँ, है ना। तो आप वहाँ से लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करोगे जैसे ही आप, तो आपको ये एक्सेस दिखा देगा इसके कोर्सेज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके फिर जाओगे तो ये आपको सारे कोर्सेज़ जो यहाँ चल रहे हैं वो फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो गाइस यही बस मेरे को बताना था इसमें, है ना। और आपकी जो कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप queries@thelaymanway.com पे हमको भेज सकते हैं, है ना। और सिंस 2 महीने बचे हैं, है ना, तो पढ़ते रहिए बिल्कुल अच्छे से, हार्ड वर्क करिए बिल्कुल अच्छे से, 12-13 घंटे का शेड्यूल निकालिए। सुबह अगर आप उठते हो, जैसे ही सुबह उठते हो तो आप क्या करो कि एक पेज पे अपने वो लिख लो कि क्या क्या आज करना है, क्या क्या चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, क्या क्या करना है, पूरा लिख लो और जैसे करते जाओ उसको टिक मारते जाओ, है ना। तो इससे क्या होगा ना, आप फोकस्ड रहोगे बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशंस पे। ऐसे क्या होता है, अगर हमको मालूम नहीं होता है कि हमको दिन में क्या करना है तो हम बस ऐसे ही रैंडमली फॉलो करते हैं चीज़ें और टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ना करने के लिए आप क्या करो कि एक डायरी वायरी मेंटेन कर लो, उसमें पिछले दिन अगर सो रहे हो या सुबह उठ रहे हो अगले दिन, तो लिख लो कि क्या क्या करना है। ऐसे 5-6 चीज़ें या 7-8 चीज़ें जो भी हैं वो जो आपको करनी है वो लिख लो, और फिर उसके बाद आप उसको टिक मारते जाओ जैसे ही होता जाए। और जल्दी उठने की आदत डालिए आप, और जैसे जल्दी जल्दी उठोगे ना अगर, तो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा आपको एज मिलेगा उस चीज़ में, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। ये मैंने देखा है अपने साथ, तो आपको भी मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि मैं तो देखो 4 बजे उठता हूँ रोज़, है ना। तो मैं 4 बजे उठता हूँ, आप भी मतलब इतने बजे अगर आप उठ सकते हो तो वेल एंड गुड। नहीं उठ सकते हो तो 5 o'clock उठने का आप अपना शेड्यूल बनाइए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो भी 9:30 AM से ही होने वाला है ना। तो उस दिन भी आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो अभी से आदत डाल लीजिए और हार्ड वर्क करिए अच्छे से, है ना। तभी आपका ये 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, हो तो सकता ही है, हो करने वालों ने किया है ना। तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमारे चैनल में ज़रूर जो भी आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं उनको रिकमेंड करिए दूसरे दोस्तों को, और चैनल को भी रिकमेंड करिए, है ना। इससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है और इससे ही हम आगे और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।